वेलकम एस्पिरेंट्स। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी का हमारा सीरीज चल रहा है और आज की सीरीज में जो लेक्चर थर्ड है, कुल वीडियो तो 4 हो चुका है लेकिन ये लेक्चर के संदर्भ में थर्ड है जो कि वीडियो में जाएगा। उसमें आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 यानी संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र ये है, और भाग 1 जो है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक दिया हुआ है। इसमें संघियों के नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद का वर्णन है। अब इससे प्रश्न जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं या हो सकते हैं वह ये है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा, या अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न ये हो सकता है कि यह होता है कि राज्यों का नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना किस अनुच्छेद में है। यह हो सकता है कि दे देगा एग्जाम्पल के तौर पे कि बिहार से झारखंड का अलग किया गया, ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ। यह राज्यों का दो राज्यों को एक राज्य का विखंडन या नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ये सब बातें प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसके साथ ये भी होता है कि जो राज्यों के नाम क्षेत्र में परिवर्तन की बात है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा एक और ये भी प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के संशोधन से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं जिसके बारे में हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं। पहला अनुच्छेद आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 में है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। अगर 2 या 3 के तहत अगर संविधान में कोई संशोधन होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 4 में है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ शब्द के लिए यहाँ पे सब आया हुआ है शब्द क्या, यूनियन। ठीक है, यूनियन आया हुआ है। तो भारत पूछता है कि क्या है, फेडरेशन है, यूनियन है, कॉन्फेडरेशन है, क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि यूनियन एक शब्द होता है, फेडरेशन और एक शब्द होता है कॉन्फेडरेशन। इसका भी यूनियन का भी हिंदी होता है संघ, कॉन्फेडरेशन फेडरेशन का भी होता है हिंदी संघ, और कॉन्फेडरेशन का होता है परिसंघ। क्या होता है, परिसंघ। तो यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन ये 3 शब्द है। अब ये यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर है इसको समझने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं उसके सामने मैं आपके सामने एग्जांपल सामने रख दे रहा हूं तो चीजें समझना आपके लिए आसान हो जाएगी। यूनियन का उदाहरण हमारा इंडिया है, फेडरेशन का उदाहरण द यूएसए है, और कॉन्फेडरेशन का उदाहरण जो है यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन है। ठीक है, ये हमारा कॉन्फेडरेशन का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि यूनियन में और फेडरेशन में क्या अंतर है। हालांकि दोनों का हिंदी संघ है। यूनियन का मतलब होता है कि जब कोई भी केंद्र सरकार प्रशासनिक दृष्टिकोण से जब इसको कई भागों में विभाजित कर देती है, अपने प्रदेश को कई भागों में विभाजित कर देती है, ठीक है, तो ऐसे राज्यों से जो संघ बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं यूनियन। ध्यान रखेंगे, जब केंद्र सरकार अपने भौगोलिक क्षेत्र को या जो प्रशासनिक क्षेत्र, केंद्र सरकार अपने प्रशासनिक क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई भागों में विभाजित कर देती है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो ये जो कई प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई भागों में बट गया उसको आपस में मिला करके जो संघ बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं यूनियन। जैसे कि भारत है, ठीक है, यूनियन है, इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई राज्यों में बांटा गया है, बिहार, बंगाल,
तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कई राज्यों में बांटा गया है। ये आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? संघ। इसीलिए कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसमें से किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं प्राप्त है। बिहार चाहे, पश्चिम बंगाल चाहे तो भारत सरकार से अलग नहीं हो सकती है, केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा जो समूह होता है उसको हम लोग बोल देते हैं यूनियन। ठीक है, बेसिक बात और ज़्यादा नहीं बात करना है। अब हम बात करते हैं संघ। दूसरा संघ फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर राज्य आपस में मिल करके संघ का निर्माण करते हैं। राज्य आपस में मिलते हैं और मिलकर संघ का, इसमें क्या करते थे? संघ कई भागों में बढ़ जाता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। ठीक है, ये टॉप टू बॉटम था। ये क्या अप्रोच है? टॉप टू बॉटम अप्रोच है। इसमें क्या था कि बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं। बॉटम टू टॉप मतलब राज्य जो है आपस में समझौता करके संघ का निर्माण करते हैं, फेडरेशन का निर्माण करते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो स्टेट्स हैं आपस में एग्रीमेंट किए और एग्रीमेंट के समझौते के तहत उन्होंने द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण किया। अगर यहाँ के राज्य चाहे तो संघ से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग हो सकते हैं। हालांकि अलग बात है कि उनको अलग होना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो सैद्धांतिक रूप से अलग हो सकते हैं। हालांकि व्यवहार में कठिनाई है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं, ऐसे समूह को हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। तो अमेरिका क्या है? फेडरेशन है, लेकिन फिर भी इसमें लगा हुआ है यू का मतलब ही होता है यूनाइटेड। यहाँ यूनाइटेड ही शब्द है, लेकिन यह क्या है? फेडरेशन के संदर्भ में है। ठीक है, इसके बाद कॉन्फेडरेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे यूरोपीय यूनियन हमारा उदाहरण है। जो कॉन्फेडरेशन है, जिसे हम लोग परिसंघ कहते हैं, यहाँ पर राज्य नहीं, देश, नेशन, ये स्टेट थे, ये नेशन, नेशंस आपस में एग्रीमेंट करके कॉन्फेडरेशन का निर्माण करते हैं। कई सोवरेनिटी जो होती है, प्रभुसत्ता संपन्न जो नेशंस होते हैं, ठीक है, वो आपस में एग्रीमेंट करके और एक परिसंघ का निर्माण करते हैं। ये राष्ट्र का, नेशंस का समूह होता है। जैसे यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन क्या है? परिसंघ है। लेकिन यहाँ भी देखिए यूनियन शब्द है, लेकिन ये यूनियन किस संदर्भ में है? कॉन्फेडरेशन के संदर्भ में है। कॉन्फेडरेशन के संदर्भ में है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी। अगर ऑब्जेक्टिव में आती है बातें तो आपको समझना होगा कि भारत क्या है, यूएसए क्या है? फेडरेशन है, भारत यूनियन है, और यूरोपीय यूनियन क्या है? कॉन्फेडरेशन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अनुच्छेद 1 के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना अनुच्छेद 2 में है। अब नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना जो है, इसके बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को अधिकृत किया गया है कि वह ऐसे शर्तों पर, मतलब संसद ऐसे शर्तों पर, जैसा कि वो ठीक समझे, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत विधि बनाकर भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकता है, कर सकती है। अनुच्छेद 4 में क्या है हम लोग बात करेंगे, लेकिन बस ये है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय संसद संविधान में अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है, क्या प्रावधान देखेंगे, उसके अंतर्गत नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय विधि है, चूंकि हम भी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रावधान उससे बंधे हुए हैं, तो किसी भी देश के क्षेत्र में विस्तार या कमी के लिए, यहाँ पे हम विस्तार के बारे में, कमी के बारे में नहीं है, विस्तार के बारे में, चूंकि विस्तार है, कमी के बारे में प्रावधान है, लेकिन वो विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पे क्या है, नए राज्यों को शामिल करना, शामिल करने का मतलब विस्तार के बारे में है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार ये 4-5 विधियां है, जिसके अनुसार कोई राज्य मतलब कि नेशन, यहाँ राज्य का मतलब नेशन से, राष्ट्र से है, वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। पहला है सिसेशन, मतलब कि अभ्यर्पण के द्वारा। दूसरा है एक्विजिशन, यानी उपवृद्धि के द्वारा। तीसरा ऑक्यूपेशन, मतलब कि आवेशन द्वारा। चौथा है प्रिस्क्रिप्शन, यानी चिर भोग के द्वारा। और 5 है एनेक्सेशन, यानी विजय के द्वारा। ये 5 विधि के द्वारा कोई भी राष्ट्र अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। ठीक है, और ये विस्तार जब हो जाता है तो अनुच्छेद 2 में ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 4 के तहत वो विधान बना करके अपने राष्ट्र में उसको शामिल कर सकता है। तो ये है क्या, सेशन क्या है, एक्विजिशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एनेक्सेशन क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सेशन, अभ्यर्पण जिसे कहते हैं,
जब कोई राज्य क्षेत्र अपनी संप्रभुता भारत सरकार को हस्तांतरित कर दे, जब दूसरा भारत सरकार जब हस्तांतरित कर देती है तो क्या हो गया, सिसेशन हो गया, अभ्यर्पण, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के वहाँ के राजा ने किया था। इसके बाद उपवृद्धि हुआ, जब प्राकृतिक कारणों से किसी राज्य क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल हो जाए, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के द्वारा हो गया, या नदियों के द्वारा हो गया, या कोई नेचुरल रिजॉर्ट्स होता है जिसके कारण भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि आकर के जुड़ जाती है, तो हो गया उपवृद्धि हो गया। इसके बाद ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन आवेशन, ऐसे क्षेत्र जिस पर किसी राज्य क्षेत्र का कब्जा न हो तो दखल द्वारा अपनी संप्रभुता स्थापित कर सकता हो। ऐसे में कोई क्षेत्र हो जहाँ पर कि किसी दूसरे का वहाँ पर अधिकार, बिल्कुल किसी की संप्रभुता वहाँ पर स्थापित ना हो, तो जा करके अगर भारत सरकार अपनी संप्रभुता स्थापित कर लेती है तो क्या हो जाएगा, भारत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रेस्क्रिप्शन है, चिरभोग, कम से कम 20 वर्षों तक किसी क्षेत्र पर जब शांतिपूर्वक कब्जा कोई बना कर रखता है तब वो क्षेत्र भारत संघ में शामिल हो जाएगा। भारत सरकार किसी ऐसे क्षेत्र पर कम से कम 20 वर्षों तक अपना शांतिपूर्वक कब्जा बना के रखता है तो प्रेस्क्रिप्शन के अंतर्गत तो भारत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएगा, भारतीय संघ के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। और अगला है एनेक्सेशन, विजय के द्वारा अगर किसी प्रदेश को विजित कर लिया जाता है तो वो भारतीय संघ में शामिल होगा, जैसे कि अभी रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा बना के रखा है। भारत सरकार ने भी हैदराबाद के बारे में हम लोगों ने सुना है, ठीक है। इस प्रकार से, हालांकि हैदराबाद सही सुटेबल एग्जाम्पल नहीं है, अभी हम रूस के बारे में, रूस और यूक्रेन के बारे में बात करें, लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है कि रूस ने अभी क्या किया, यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर अपना एनेक्सेशन के द्वारा अधिकार मैंने भारतीय रसिया के संघ में शामिल कर लिया है। तो ये था हमारे राज्य क्षेत्र के विस्तार की इतनी अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं और विभिन्न विधियों के द्वारा इसमें से भारत सरकार ने भी कई विधियों का अपनाकर भारतीय राज्य के अंतर्गत राज्यों कई क्षेत्रों को शामिल किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 3। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, ठीक है। तो इसके तहत जो है निम्नलिखित तरीके से हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ भाग को मिलाकर अथवा पूर्ण रूप से मिलाकर, मतलब 2 राज्यों के कुछ भाग को या 2 राज्यों को आपस में मिलाकर या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर नए राज्यों का निर्माण, ठीक है। राज्य क्षेत्र की सीमा में वृद्धि, किसी राज्य के क्षेत्र अगर बिहार अगर है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सीमा में वृद्धि कर दे या इसका सीमा में कमी कर दे, जैसे कि बिहार की सीमा में कमी कर, उत्तर प्रदेश सीमा में कमी कर दिया गया, चूंकि नए राज्यों का निर्माण कर दिया गया, मध्य प्रदेश सीमा परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। ह्रास या राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, घटाव कभी ना किया जाए, मतलब कि कुछ राज्य क्षेत्र किसी को दे दिया जाए फिर उससे कुछ ले लीजिए उतना ही, तो क्या होगा, उसका सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। किसी को देना फिर किसी से कुछ भाग ले लेना, सीमा में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। और पांचवा है किसी राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन, जैसे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन लाना है, शहर का नहीं राज्य के नाम में परिवर्तन अगर करना है तब भी ये किसके द्वारा होता है, अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, अनुच्छेद 3 के द्वारा की है, 3 के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये होगा कैसे, ये जो करना हमें है, इसके लिए ये प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रिया को अपना करके हम इन सारी गतिविधियों को हम कर सकते हैं। तो प्रक्रिया क्या है, पहला है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था, मतलब कि राज्यों की सीमा में वृद्धि करना या ह्रास करना या परिवर्तन करना या नामों परिवर्तन करना, पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ली जाती है, उसके बाद उसको विधेयक को राज्यों को या संसद में भेजा जाता है। तो पहला राष्ट्रपति पूर्वानुमति, दूसरा है विधेयक को संबंधित राज्यों को भेजा जाना, अगर एक राज्य में है तो एक राज्य से, अगर एक से अधिक है तो राज्यों को भेजा जाएगा। राज्यों की निश्चित समयावधि में विचार कर उसको वापस करना होता है, यद्यपि कि संसद राज्यों के मत से स्वतंत्र है, आपको भेजेगी, विचार लेंगे, लेकिन मानना न मानना संसद का अपना वो विशेषाधिकार है, ठीक है। पांचवा है दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, मतलब कि उपस्थिति का बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत जरूरत नहीं पड़ती है, साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। और हम पहले ही सेशन में देख चुके हैं कि साधारण बहुमत से किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। अभी अनुच्छेद 4 की बात करेंगे हम लोग। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक क्या हो जाता है, कानून
बन जाता है। ठीक, इसकी अनुमति से पहले तो स्वाभाविक है कि ये हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही आगे प्रक्रिया बढ़ाने की बात की है। तो ये है अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों में इस प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया ये है। ध्यान रखेंगे कि साधारण बहुमत से होता है। और साधारण बहुमत क्या होता है, हम लोगों ने संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया था, इसीलिए पहले मैं संविधान संशोधन को ही बताता हूँ, क्योंकि बार बार चर्चा करने पर उनका उल्लेख बार बार ना करना पड़े। एक बार समझ गए तो बातें करनी आसान हो जाती है। हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 में कहा गया है, जैसा कि पहले मैंने बताया है कि अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। यही बात मैंने संविधान संशोधन वाले लेक्चर में भी बात हमारी हुई थी। तो अनुच्छेद 2 में क्या था, नए राज्यों का प्रवेश स्थापना ये था। इसमें क्या था, सीमा में नाम में परिवर्तन। ये दोनों को दोनों किसके द्वारा किए जाते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण विधि द्वारा संशोधन किया, साधारण बहुमत विधि द्वारा। साधारण बहुमत विधि आप जानते हैं, ठीक है, उपस्थित और उनकी बहुसंख्या के आधार पर किया जाता है, 50% + 1। तो ये तो साधारण बहुमत विधि के द्वारा संशोधन किए जाते हैं अनुच्छेद 2 और 3 में। ये जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी राज्यों का नाम परिवर्तन या नए राज्यों का प्रवेश का संविधान संशोधन नहीं होता है। ठीक है, अब बात यह है कि अगर भारत किसी दूसरे देश को अगर अपनी सीमा कुछ भूभाग को देता है, तो क्या वो साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन करके प्रदान कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या उसके लिए विशेष बहुमत जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार की बहुमत जरूरत पड़ेगी या जरूरत नहीं पड़ेगी, या दे सकता है कि नहीं दे सकता है। ठीक है, तो पता है कि संसद को पूरा ये अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपने जजमेंट में कहा है कि भारत सरकार अपने भूभाग से किसी क्षेत्र को दूसरे को दे सकती है, बशर्ते कि जो दिया गया क्षेत्र है वो संशोधन इसके बारे में समाहित जो किया जाए संविधान में, वो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन ना हो, बल्कि वो विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन हो। तो विशेष बहुमत के संशोधन द्वारा भारत सरकार अपने भूभाग के कुछ भाग को दूसरे देश को हस्तांतरित कर सकती है, लेकिन वो विशेष बहुमत से होगा। और जब विशेष बहुमत से होता है तो वो संविधान संशोधन माना जाएगा। मतलब कि राज्य क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। राज्य क्षेत्र का मतलब यहाँ नेशन से है, स्टेट का कॉन्सेप्ट अलग हो। सिर्फ ये स्टेट मतलब हम जो प्रशासनिक स्टेट बिहार उत्तर प्रदेश समझते हैं, ये नहीं, स्टेट का मतलब नेशन से है। तो भारत सरकार अपने स्टेट में अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, दूसरे को दे सकती है, दूसरे मतलब विदेश को दे सकती है, और देने के लिए उसे विशेष बहुमत से संशोधन यानी विशेष बहुमत विधि से संशोधन करना होगा। और इस प्रकार के संशोधन को 368 के तहत किया जाता है, और 368 के तहत किए जाने के कारण ये संवैधानिक संशोधन माना जाता है। जैसे कि 2 एग्जाम्पल देखिए आप। 9वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया। बेरूबाड़ी क्षेत्र को भारत सरकार ने किसको सौंप दिया, 9वें संविधान संशोधन द्वारा पाकिस्तान को। इसी प्रकार से 100वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपा गया। तो देखिए संशोधन हुआ, 9वां संशोधन हुआ, 100वां संशोधन हुआ, तो जाकर के ये किसके द्वारा हुआ, विशेष बहुमत के द्वारा हुआ, विशेष बहुमत के द्वारा हुआ। ठीक है, तो लेकिन अगर राज्य की सीमा के अगर अपना राज्य जो भारत जो है कुल अपनी राज्य सीमा के अंतर्गत कुछ परिवर्तन करता है, तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है, वो साधारण बहुमत से होता है और उस संविधान संशोधन वो नहीं माना जाता है। तो ये था हमारा भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। इससे प्रश्न होते हैं और हमें यहाँ पे प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यह दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश तथा विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि संवैधानिक संशोधन के श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ये है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार किस प्रकार का संशोधन किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार किस प्रकार का संशोधन होता है या किया जाता है।
साधारण बहुमत विधि संशोधन, विशेष बहुमत विधि संशोधन, पूर्ण बहुमत विधि संशोधन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपको जवाब देना है। अच्छा, इससे पहले के सेशन का जो हमारा लेक्चर 2 था, उस लेक्चर 2 का जो जवाब होगा, ठीक है, तो उसमें से ये पहले क्वेश्चन का जो जवाब है वो है सी और दूसरा का है बी, जो कि प्रस्तावना से संबंधित था। तो ए का सी और 2 का बी। इसका भी आप जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये छोटा छोटा सा प्रयास ही आपको सफलता के करीब ले जाएगा।